हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो आइए मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मेरा चल रहा है छुट्टियाँ, क्योंकि अभी चल रहे हैं त्यौहार। तो मैं सोची कि क्यों नहीं मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अगले महीने मेरे होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो इसमें मैं मौर्य काल की वास्तुकला के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। तो मैं इसमें आप लोगों को भी सोची कि इस ब्लॉग के माध्यम से मौर्य कला के में जो उस टाइम वास्तुकला के जो नमूने मिले थे या जो भी चित्र मिले थे उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। तो चलिए और बने रहिए मेरे साथ, और आप लोग भी थोड़ा सा ज्ञान को प्राप्त कीजिए मेरे ब्लॉग के माध्यम से। भारतीय इतिहास में मौर्य युग न मात्र राजनीतिक वरन सांस्कृतिक स्थायित्व अनुभूति का भी युग है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम हिमगिरी से श्रवणबेलगोला तथा सौराष्ट्र एवं अफगानिस्तान से बंग एवं ताम्रलिप्ति तक मौर्य साम्राज्य विस्तृत कर राजनीतिक ऐक्य, शांति एवं सुरक्षा स्थापित की। इस शांति एवं सुरक्षा के वातावरण में संस्कृति के विभिन्न तत्वों को पलवन एवं प्रस्फुरण का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके पौत्र अशोक ने कला को राजकीय प्रशय प्रदान कर साम्राज्य की भांति उसे सुदृढ़ीकृत किया। मौर्य वास्तुशिल्प अपनी सुदृढ़ता एवं विविधता के लिए विख्यात है। वास्तुकला मूर्तिकला की अपेक्षा अधिक सुरुचिपूर्ण एवं सौंदर्यपूर्ण है। वैदिक वास्तुशैली इस युग में अपने पूर्ण परिपक्व रूप में प्रकट होती है। मौर्य कला जहाँ शासकीय प्रोत्साहन से अभिवृद्धि हो रही थी, वही चिरकाल से प्रचलित जन सामान्य की कला भी अस्थायी उत्पादनों को धारण कर सामान्य जनमानस को व्यक्त कर रही थी। अशोक युगीन वास्तुकला के बारे में मुझे यही जानकारी मिली कि धर्मघोष का उद्घोषक अशोक बौद्ध धर्म के प्रति इस प्रकार समर्पित था कि उसके जीवन का परम लक्ष्य ही बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार था। उसका साम्राज्य जितना स्थिर था, उसके अधिक अस्थायित्व उसने बौद्ध धर्म में उत्पन्न किया। इस कार्य के संपादन में उसने जो उपाय ग्रहण किया वह वास्तुकला का अभिन्न अंग बना। अंशतः स्वयं एक बौद्ध संस्था था जिससे अनेक परंपराएं प्रस्फुटित हुई। उसके काल में बौद्ध धर्म ने बौद्ध कला का सृजन किया, जो अबाध रूप से गुप्त तक पल्लवित एवं पुष्पित होती रही। उसने वास्तुकला को 6 परंपराओं से संपन्न किया: शिलालेख, आकस्मिक पाषाण वेदिका, स्तूप, संलेखित चैत्यगृह, एकात्मक पशु मूर्तियाँ। अशोक के स्तंभ में सबसे पहले काष्ठ स्तंभों के निर्माण की परंपरा वैदिक युग से प्रचलित थी। अशोक ने उन्हें पाषाण रूप प्रदान कर उन्हें अमरत्व प्रदान किया। अशोककालीन वास्तु स्तंभों की पृष्ठभूमि में अशोक की प्रतिमा सतत प्रक्रिया थी। अपने समाज की सीमा निर्दिष्ट करने तथा पवित्र बौद्ध स्थलों को चिर स्मरणीय बनाने के लिए उसने एक ही पाषाण खंड के तरासे गए स्तंभों को प्रशय लिया। ये एकात्मक पाषाण गोलाकार है तथा उसी खंड को तराश कर शीर्ष भाग पर जो पशु मूर्तियाँ बनी हैं, उनसे वास्तुकला एवं मूर्तिकला का सूक्ष्म एवं अद्भुत संगम परिलक्षित होता है। चुनार के बलुए पाषाण से निर्मित ये स्तंभ संपूर्ण देश में क्षतिहीन कैसे पहुंचाए गए, इससे कलाकार के धैर्य, उत्साह एवं अक्लांत श्रम का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। 50 फीट तक ऊंचे ये स्तंभ पृथ्वी पर बिना चौकी या मंच के खड़े हैं। इन स्तंभों को इस प्रकार से चमत्कृत किया गया है कि शताब्दियों के काल प्रहार के पश्चात आज भी अपने मूल रूप में ये दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक परीक्षण से भी यह न ज्ञात हो सका है कि यह चमक कैसे उत्पन्न किया जाता है। अशोककालीन मौर्य वास्तु की चरम परिणति सारनाथ के सिंह स्तंभ में दृष्टिगत होती है। स्तंभ का मूल भाग तो पूर्ववर्ती स्तंभों की ही भांति है, किंतु शीर्ष भाग अपने लालित्य के लिए विश्वविख्यात है। सारनाथ की शीर्ष मूर्ति यद्यपि अद्वितीय ही नहीं, तथापि ईस्वी पूर्व 3य शताब्दी में विश्व में कला का जितना विकास हुआ था, उसमें यह सर्वाधिक विकसित कलाकृति है। इसमें शिल्पी को पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त था। सिंह अत्यंत ही बलशाली हैं, उनकी चिराएं उन्नत है, मांसपेशियों में गति है, फलक के चित्रों एवं सिंहों की आकृति में पूर्ण
स्पष्टता, प्रौढ़ता एवं नैसर्गिकता है। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्षक में अपना जीवन दर्शन की ही आरोपित किया है। प्रथम, यह ध्यातव्य है कि अशोक ने इस शीर्ष स्तंभ को सारनाथ सिंह शीर्षक 50 फीट ऊंचे स्तंभ पर आधारित होगा, किंतु किसी दुर्घटना से यह खंडित हो गया। फिर भी इसका अधिकांश भाग सुरक्षित है। इस स्तंभ शीर्षक को 6 महत्वपूर्ण अंगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, नीचे चौकोर स्तंभ आधार है, जिसमें स्तंभ यष्टि को बैठाया गया था। मुख्य स्तंभ को गोलाकार एवं मौर्य दर्पणवर्त चमक से चमत्कृत है। अंडवाम पद्म पुष्प, जिसकी लहराती हुई पंखुड़ियां चतुर्दिक छवि प्रसार कर रही हैं। वृत्ताकार चौकी, जिसमें 4 पशु एवं उनके मध्य 4 चक्र ब्रह्मांड के दिक्पालों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4 सिंह जो पीठ सटाए श्वान मुद्रा में उकड़ू बैठे हैं। सर्वोपरि महाचक्र था, जो अब खंडित हो गया है, किंतु उसका समन्वित रूप पृथक स्थान पर रखा है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से भी अशोक का सिंह शीर्षक अद्वितीय है। सिंहों के नीचे की वृत्ताकार पट्टी में एक डग भरता हुआ वृषभ उल्लेखनीय है। जब बलवान वृषभ तीव्रता से डग भरता है तो उसकी मांसपेशियों, सिराओं एवं हड्डियों में जो खिंचाव एवं बल पड़ता है, उसका बड़ा ही नैसर्गिक निरूपण इसमें हुआ है। इस पट्टी की चारों पशु आकृतियां पाषाण को तराश कर निकाली गई हैं, जो पूर्ण गोलार्ध में है। उनमें प्रकाश एवं छाया का अंकन सफलतापूर्वक किया गया है। शीर्ष भाग के विभिन्न अंगों में जो संतुलन एवं समता है, वह बलात् सौंदर्य शास्त्र के मर्म को आकर्षित करती है। तो ये है मौर्यकालीन वास्तुकला में सारनाथ सिंह शीर्षक स्तंभ के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।